आज हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन। तो कॉपी में लिखना स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन। अभी जो हाइड्रोजन है, तो पहले तो हम हाइड्रोजन, देखिए दो बातें होती है, एक तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है और एक हाइड्रोजन एटम होता है ना। पहले हाइड्रोजन के विषय में समझेंगे, फिर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आप ऐसे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का कॉमन अकरिंग फॉर्म है, नेचुरली कॉमन अकरिंग फॉर्म है। ओके, सो हाइड्रोजन यानी कि एच को पढ़ रहे हैं, फिर उसी में H2 भी आएगा, फिर और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। हम लोग H को पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सभी लोग जानते हैं। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इस 1H1 हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन हो गया 1H1। 1H1 का मतलब ये एक ऐसा इकलौता पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है जिसका कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर बोथ आर इक्वल, है ना। तो फॉर हाइड्रोजन मास नंबर is equal to atomic number is equal to 1। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन में बच्चों न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। हाइड्रोजन के वैसे तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन 1H1 भी होता है, 1H2 भी होता है, 1H3 भी होता है, बट नॉर्मली यह जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1H1 से ही, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन के बगल में थोड़ा सा सेफ साइड रखने के लिए एक और भी वर्ड यूज कर लेना चाहिए हमें, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ऑर्डिनरी, तो ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन है विच इज 1H1। और इस 1H1 में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनकी संख्या 0 होती है, देयर इज नो न्यूट्रॉन। एक बात हो गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा ही जा सकता है, चूंकि 1H1 है, एटॉमिक नंबर आपका एक ही है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। 1s1। अच्छा, तो जब भी हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका ये मीनिंग ही होता है कि ये बात कर रहे हैं 1H1 की। वैसे कहने को हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स और भी हैं, बट उनके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, उनके बारे में भी अभी हम लोग सेपरेटली समझेंगे। पहले 1H1 की चर्चा करें, जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है उसकी चर्चा करें। तो ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, दिस इज द सिंपलेस्ट अमंग ऑल द एटम्स। Why it is so simple? It is so simple because it does not possess any neutrons। तो इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो सबसे लेस कॉम्प्लेक्स है या सबसे ज्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले तो हम यही लाइन लिखें कि हाइड्रोजन हैज सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। एक एक बात लिखते चलना है बच्चों। सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर among all the atoms, among all the atoms around us in nature, या among all the atoms around us in nature। ठीक, तो रीजन वही है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है। यहां पर केवल एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का जो एटॉमिक फॉर्म है वो तो H है, बट इसका जो नेचुरली अकरिंग फॉर्म है दैट इज नॉट H। हाइड्रोजन कभी भी H ऐसे नहीं मिलता है, वो हमेशा डाई हाइड्रोजन के फॉर्म में मिलता है, गैसियस मॉलिक्यूल रहता है,
एंड इट हैज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2। तो इस बात को भी लिखना चाहिए हमें कि जो नेचुरली अकरिंग फॉर्म है दैट इज H2 गैस, इसी को हम लोग बोल देते हैं डाईहाइड्रोजन। तो नेचर में हमें हाइड्रोजन H2 गैस इस मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिखता है विच इज कॉल्ड डाईहाइड्रोजन। अच्छा ठीक है, इसी H2 को बच्चों एलिमेंटल फॉर्म भी बोलते हैं। जो फॉर्म नेचुरली कॉमन अकरिंग फॉर्म्स होते हैं उन्हें हम लोग एलिमेंटल फॉर्म में बोलते हैं कि वो एलिमेंट हमें नेचर में किस फॉर्म में मिलता है। तो इसी का एक नाम आप और भी याद रख सकते हो विच इज कॉल्ड एलिमेंटल फॉर्म। अब ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन में ये सब जो बेसिक है ये तो हम पहले से भी जानते हैं। जो पहली काम की बात हमें समझनी वो ये है कि जो हाइड्रोजन इसकी पोजीशन के बारे में बड़ा विवाद रहा। कुछ लोगों ने कहा कि पीरियोडिक टेबल में इसको एल्कली मेटल्स के साथ रखा जाए, क्योंकि एल्कली मेटल्स में भी बच्चों जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें 1s मतलब 1s1 आता है शुरुआत में, या 1s1 कह लें, 2s1 कह लें, सॉरी 2s1 से स्टार्ट होता है तो 2s1 3s1। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज सिमिलर टू एल्कली मेटल। और ऐसा भी बोला गया कि भाई ऐसा है कि इसके पास एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एल्कली मेटल्स के पास भी एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे के H+ बना सकता है, एल्कली मेटल्स भी अपना Na+, K+ इस तरह से फॉर्म करते हैं। तो इसको चलो एल्कली मेटल्स के साथ रखें। तो कुछ लोग बोले ना 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 भाई, एल्कली मेटल्स के साथ क्यों रखें, इसको आप हेलोजेंस के साथ रखिए। क्यों हेलोजेंस के साथ रखिए? तो उनका तर्क था कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, कोई एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए कहीं से तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो जाएगा। 1s2 हो जाएगा तो 1s2 हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन है। हीलियम जो कि 2He4 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 हो गया तो 1s2, तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। सेम वैसा ही जैसा कि हेलोजेंस के केस में होता है। जैसे हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाता है भाई, 1s2 2s2 2p5। अब फ्लोरीन के ठीक बाद पीरियोडिक टेबल में आया नियॉन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, उसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p6। तो कुछ लोग बोले कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हाइड्रोजन को हेलोजन के साथ रखा जाए। क्यों भाई, हेलोजन के साथ क्यों? अरे भाई, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दे देता है करस्पॉन्डिंग हीलियम जैसा, और वही काम हेलोजेंस भी करते हैं। चूंकि इनके पास P में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाता है, तो जो इनका पड़ोस का नोबल गैस है वैसा कॉन्फ़िगरेशन होने लगता है, तो उसको आप हेलोजन के साथ रखिए। तो दोनों पक्षों के अपने अपने मत थे। तो एक पक्ष ने कहा कि इसको रखिए आप, जो मैंने अभी पीछे बताया, एल्कली मेटल्स के साथ, ताकि ये इलेक्ट्रॉन दे दे जैसे कि एल्कली मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। और दूसरा पक्ष ये था कि हेलोजेंस के साथ रखिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके करस्पॉन्डिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना सकता है। लेकिन बाद में हुआ कि दोनों ही मत जो है फेल हो गए। हाइड्रोजन अपने आप में एक इकलौता स्पेशल एलिमेंट है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ बातें इसकी एल्कली मेटल्स जैसी हैं, कुछ बातें इसकी हेलोजेंस जैसी भी हैं, लेकिन ये पूरी तरह से ना एल्कली मेटल्स को फॉलो करता है, ना ही पूरी तरह से ये हेलोजेंस को फॉलो करता है। ये अपने आप में इसका एक अलग दायरा है। इसलिए पीरियोडिक टेबल में दिखने को ये दिखता है एल्कली मेटल्स के ऊपर,
लेकिन जब हम एल्कली मेटल्स या ग्रुप 1 की बात करते हैं तो उसमें बच्चों हाइड्रोजन को नहीं ऐड करते हैं। हम ग्रुप 1 लिथियम से स्टार्ट करते हैं, आपको याद हो। हम ग्रुप 1 में हाइड्रोजन को नहीं लेते हैं। हाइड्रोजन का एक स्पेशल जगह, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एल्कली मेटल्स। और हेलोजेंस में तो खैर लेते ही नहीं है, उसके ऊपर तो दिखता भी नहीं है हाइड्रोजन। तो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है या बात रहेगी इस टॉपिक की शुरुआत में कि हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में जो लोकेशन है या पोजीशन है वो कैसे निर्धारित किया गया। क्यों उसको एल्कली मेटल्स के साथ नहीं रखा गया या क्यों उसको हेलोजेंस के साथ नहीं रखा गया। तो इन दोनों बातों का रीजन हमें स्पष्ट मालूम होना चाहिए। ओके, तो नाउ पुट द हेडिंग पोजीशन ऑफ, बहुत साफ साफ इत्मीनान से लिखेंगे, वी हैव लॉट ऑफ टाइम। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। थोड़ा और बेहतर होता कि पीरियोडिक टेबल को थोड़ा और इज्जत दी जाती, तो उसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इन द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या है और क्यों है, दोनों बातें हम समझते हैं। देखें, तो इसमें दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको हम अलग अलग करके लिखें तो बहुत अच्छा होगा अपने लिए। तो ऐसे करते हैं कि सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे, इसी की सब हेडिंग है रिजेम्बलेंस विद एल्कली मेटल्स। रिजेम्बलेंस का मतलब हो गया समानता, समानता विद एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स के साथ क्या इसकी समानता है, देखें, बहुत आसान। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 जैसा है। जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होते हैं। यहां थोड़ा ज्यादा किचर पिचर हो गया। एल्कली मेटल्स के बगल में लिख लीजिए NS1। तो NS1 में 2 से स्टार्ट होता है, तो 2s1 3s1 इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s1 वो इस NS1 जैसा ही है। तो लिखिए रिजेम्बलेंस ऑफ एल्कली मेटल्स में लिखें फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का हो गया 1s1। तो उससे ये समझा गया कि ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके एक यूनी पॉजिटिव या कैटायन बना सकता है। तो इसमें लिखना होगा हमें कि हाइड्रोजन कैन रिलीज one electron to form unipositive ion या 1 यूनिट चार्ज कैटायन, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो सेम एज एल्कली मेटल्स, सेम एज एल्कली
मेटल्स। एल्कली मेटल्स भी ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे अगर H है तो H प्लस बन सकता है, तो Na प्लस बन सकता है, K प्लस बन सकता है ना। तो एल्कली मेटल जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके एक यूनिट चार्ज का कैटायन बना सकते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी बना सकता है। तो इससे एक बात हुई कि हाँ भाई, ये तो एक रिजेम्बलेंस हो गया, एक समानता हो गई कि जैसे हाइड्रोजन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का आयन बना सकता है, वैसे एल्कली मेटल्स भी बना सकते हैं। एक और बात हुई, वो क्या थी देखो। दूसरी बात यह हुई कि जिस तरह एल्कली मेटल्स केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप ऑक्साइड, सल्फाइड्स, हैलाइड्स बनाते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी सेम केमिकल रिएक्शंस कर सकता है। तो सेकंड पॉइंट में लिखेंगे हाइड्रोजन कैन फॉर्म oxides, halides, and sulfides, like alkali metals. हाइड्रोजन भी क्या कर सकता है, एल्कली मेटल्स की तरह ऑक्साइड्स यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड, हेलोजन से रिएक्ट करके हैलाइड्स, सल्फाइड्स, ये सारे कंपाउंड्स बना सकता है जैसा एल्कली मेटल्स करते हैं। तो ये दो बातें हो गई जो उसे एल्कली मेटल्स के साथ उसके रिजेम्बलेंस को पक्का करती थी। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी थी जो एल्कली मेटल से अलग भी थी। तो क्या बातें थी? एल्कली मेटल से इलेक्ट्रॉन का निकलना बहुत आसान होता है बच्चों, यानी इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लो होती है। चूंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर्स के होते हैं तो ये चाहते हैं कि कोई आके इनका इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। लेकिन ये जो H प्लस है, इसका बनना उतना आसान नहीं है। हाइड्रोजन मेटेलिक नेचर का नहीं होता है। हाइड्रोजन से का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग पढ़ते थे कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जितनी एनर्जी की दरकार, जितनी एनर्जी लगा के एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो एल्कली मेटल्स का ये जो पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत लो होता है, जबकि हाइड्रोजन का उसकी तुलना में बहुत ज्यादा होता है। इवन हाइड्रोजन का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है बच्चों, वो हेलोजेंस जैसा है, उसका नेचर हेलोजेंस जैसा है, जबकि एल्कली मेटल्स का आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लो है। तो यहां मामला उल्टा हो गया। तो ये एल्कली मेटल्स के साथ इसके नेचर का क्या कहें, अवरोध हो गया, विरोध हो गया। तो रिजेम्बलेंस में तो दो बातें हो गई, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बात समझ आ गई, और दूसरी थोड़े थोड़े केमिकल नेचर्स भी मिलते जुलते थे। अब एल्कली मेटल्स के साथ इसका जो ऑपोजिट नेचर था, ऑपोजिट टू एल्कली मेटल्स, वो क्या था उसको भी लिख लीजिए। जो मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी वाली बात बताई, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। अब लिखेंगे नेचर ऑफ हाइड्रोजन not in resemblance with alkali metals, with alkali metals। ठीक, तो वो क्या था? तो उसमें हमें लिखना होगा कि alkali metals are electropositive in nature, full stop, low value of
first ionization, low value of first ionization enthalpy. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जबकि हाइड्रोजन में क्या था, आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल से बहुत ज्यादा है और वो मेटेलिक कैरेक्टर फॉलो नहीं करता, उसमें मेटेलिक कैरेक्टर नहीं होता है. सो हाइड्रोजन ऑन द contrary does not show metallic behavior या metallic nature, जो भी आप लिखना चाहें, does not show metallic nature. metallic nature का मतलब ही होता है बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव. And it has high value of first ionization enthalpy. First ionization enthalpy similar to as halogens. Similar to halogens. Under normal conditions. एक बात और भी लिख लेते हैं. Under normal conditions. Full stop. जैसे मेरे पास वैल्यूज भी हैं आपके एनसीईआरटी बुक से ही मैंने लिया हुआ है. इवन ये पूरा चैप्टर ही बच्चों ध्यान रखें, क्योंकि इसमें एकदम थ्योरेटिकल है और न्यूमेरिकल्स हैं ही नहीं. तो जो भी फैक्ट्स हैं वो सारे फैक्ट्स लगभग हम लोग एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हैं. तो एक एक लाइन हमें, इवन पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है उसका नेचर ही होता है कि यू मस्ट रिमेंबर एवरी लाइन, एवरी वर्ड ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. उसी को हम लोग बहुत आसान भाषा में समझेंगे तो वो आपको एकदम रट जाएगा. तो हेलोजेंस की तरह इसकी इंथैल्पी होती है. अगर वैल्यू भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो डेल्टा एच है लिथियम के लिए, मीन्स दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. फॉर लिथियम इट इज 520 किलो जूल पर मोल. फॉर फ्लोरीन इट इज 1680 किलो जूल पर मोल. मतलब कितनी, लगभग 3 गुनी एनर्जी देंगे आप फ्लोरीन में, तब एक इलेक्ट्रॉन उसका निकलेगा, जो कि कहीं भी F प्लस तो हम लोग पढ़े ही नहीं अभी तक, F माइनस ही होता है. तो उसी तरह जो ये डेल्टा H हाइड्रोजन का है, दिस इज 1312 किलो जूल पर मोल. तो डेल्टा एच यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के मामले में ये एल्कली मेटल से अलग तरह का बिहेवियर दिखाता है. सो यहां पर इसका एल्कली मेटल्स के साथ जो रिजेम्बलेंस है वो फिट नहीं बैठता है बच्चों, नोट कर लिया जाए. तो ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं ये सारी वैल्यूज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. एक ये बात हो गई. सर थर्ड लाइन में एच ऑन द के बाद क्या लिखा है सर? ऑन द कॉन्ट्रेरी. कॉन्ट्रेरी का मतलब हो गया कि इसके विपरीत. हाइड्रोजन इसके विपरीत मेटेलिक बिहेवियर शो ही नहीं करता है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो ही नहीं करता है. मेटेलिक बिहेवियर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के, और उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, जैसा कि हेलोजेंस की है.
चलो हो गया बच्चों, आगे बढ़े। सर 1 मिनट। ठीक है, यस। ठीक है, आराम से लिखो। तो हमने इसमें यह समझा कि एल्कली मेटल्स के साथ समानता रही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मामले में, कुछ कुछ केमिकल रिएक्टिविटी के मामले में, लेकिन यहां गड़बड़ हो गई। अब हमने ये देखा कि इसका एल्कली मेटल्स के साथ क्या रिजेम्बलेंस है, नहीं है। अब देखते हैं हेलोजेंस के साथ। सो नाउ सेकेंड पार्ट इज resemblance of hydrogen with halogens. Resemblance of hydrogen with halogens. Halogens के साथ इसकी क्या समानता है देखा जाए। हेलोजेंस और उसमें यह समानता है कि ये भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यूनि नेगेटिव आयन बना सकता है। तो जो पहली बात रही कॉमन, वो बात ये रही कि हाइड्रोजन कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनि नेगेटिव आयन, यानी एक यूनिट चार्ज का एनायन बना सकता है। यानी ये H माइनस बना सकता है, ठीक उसी तरह जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस बनता है। हाइड्रोजन भी H माइनस बना सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। अच्छा, दूसरी बात, एक तो कहने का तरीका है, एक तो ऐसे भी कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यूनि नेगेटिव आयन बना दिया। एक किसी को ऐसे भी कहते हैं इसी बात को कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसका भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इसी बात को कहने का तरीका है बच्चों, दूसरे तरीके से भी लिख लेते हैं कि हाइड्रोजन कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। एक एक बात लिख लेना जरूरी है, नहीं तुम्हें याद नहीं रहेगा। हाइड्रोजन कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू ऑब्टेन corresponding noble gas configuration। अब हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन किस नोबल गैस की तरह हो जाएगा? हीलियम की तरह हो जाएगा। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाएगा? हीलियम के जैसा, क्योंकि अब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक तो उसका था ही और एक वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो टू ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सिमिलरली या सिमिलर टू हेलोजेंस। हेलोजेंस भी क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, यानी कि अगर हम X माइनस रखें तो X माइनस का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NH2NP6। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया? दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 18। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे बच्चों, जैसे हेलोजेंस होते हैं तो वो हमेशा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, Br2, I2। ऐसे हाइड्रोजन भी क्या होता है? वो भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सेकंड ये कॉमन बात हुई कि हाइड्रोजन forms diatomic molecule
diatomic molecule similar to halogen, similar to halogens। मतलब किस तरह से H2 बनाता है, तो वैसे ही, ये मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, H2 हो गया, वैसे ही F2 भी बनता है, Cl2 भी बनता है, Br2 भी बनता है, I2 भी बनता है। एल्कली मेटल्स कभी भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं रहते हैं बच्चों, वो मोनोएटॉमिक एटम ही है केवल। Na2 नहीं देखा होगा आपने कभी, Li2 नहीं देखा होगा, Li ही रहता है, सिंगल एटम रहता है। लेकिन हाइड्रोजन का जो कॉमन अकरिंग फॉर्म है वो H2 है, सिमिलर टू हेलोजेंस, वो भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं। तो ये दूसरा कॉमन प्रॉपर्टी हो गया। तीसरी बात, अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखें भाई क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। जैसे ये जो हेलोजेंस हैं वो अपने हेलाइड्स बनाते हैं बच्चों, बहुत सारे एलिमेंट से रिएक्ट करके अपनी हेलाइड बनाते हैं हेलोजेंस। हाइड्रोजन भी अपना हाइड्राइड बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी को हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि एज halogens combines, या कंबाइन वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, as halogens combine with many elements to form covalent compounds, जिन्हें कि हम लोग हेलाइड्स कहते हैं। हेलाइड्स comma hydrogen also forms hydrides। जैसे हेलोजेंस हेलाइड बनाते हैं, ऐसे ही हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाता है। तो ये एक कॉमन बात हो गई, कई तरह के हाइड्राइड बन जाते हैं। सो दिस इज द थर्ड सिमिलैरिटी। फोर्थ सिमिलैरिटी वही है जो एल्कली मेटल से डिसिमिलैरिटी है। क्या है? हेलोजेंस की तरह हाइड्रोजन का भी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा रहता है, जो कि इसके नॉन मेटेलिक बिहेवियर को कंफर्म करता है। So this is the fourth similarity. Similar to halogens, comma, first ionization enthalpy of hydrogen is very high। अभी हम लोगों ने वैल्यू भी देखी थोड़ी देर पहले, तो ये हो गया कंप्लीट। तो दीज वर द 4 बेसिक सिमिलैरिटी। अब बात हुई कि भाई इतना मिल रहा है तो हेलोजेंस में काहे नहीं रख देते हैं, तो उसका भी रीजन है बच्चों। रीजन ये है कि जो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी है वो हेलोजन की तुलना में बहुत कम है। ऐसा क्यों? थोड़ा मैं समझाता हूं, अभी आपको लिखना नहीं है, बस थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम बोलेंगे तब लिखना है।
जैसे हाइड्रोजन की तरह हैलोजेंस मिलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में, हाइड्रोजन भी मिलता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में। अब ये हैलोजन जैसे हैलाइड बनाया, तो हैलाइड बनाया तो किसी वाई के साथ जब X2 रिएक्ट करता है तो हैलाइड, अभी इसी सब लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, फिर मैं लिखवा भी दूंगा। तो वाई के साथ जब X2 रिएक्ट किया तो YX बनता है। तो सेम उसी तरह जब हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाता है तो मान लीजिए वाई के साथ H2 रिएक्ट किया तो YH बनाया। सो इसको बोल दिया हम लोगों ने, इसको बोल दिया हैलाइड और इसको बोल दिए हाइड्राइड। अब देखो फर्क क्या होता है। ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो उसमें जो S सिंगल बॉन्ड H है, ये किसी दूसरे सिंगल बॉन्ड में, मतलब कोई भी सिंगल बॉन्ड देखें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसी सिंगल बॉन्ड की होती है बच्चों। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है कि किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की दरकार हो। देखो बहुत ही स्वाभाविक सहज रूप से हमें समझना है, चैप्टर बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि हाइड्रोजन हैलोजन से अलग कैसे है। तो हैलोजेंस में भी क्या होगा, X और X के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन में भी वही सिंगल बॉन्ड बनता है, लेकिन इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ना बहुत कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। तो जब H और H के बीच के सिंगल बॉन्ड को तोड़ना ही बहुत कठिन है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन जो एंथैल्पी है वो सिंगल बॉन्ड्स में सबसे हाईएस्ट होती है। जब ये H में टूटेगा ही नहीं तो YH बनाने के लिए H को सेपरेट होना पड़ेगा, यानी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से एटॉमिक हाइड्रोजन में जाना बहुत टफ है इसके लिए। लेकिन यहां पर उतना बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नहीं है, इसको तोड़ना इजी है। ये आसानी से एटॉमिक हैलोजन में टूट जाएगा तो YX आसानी से बनेगा। इवन क्या होता है कि बच्चों अगर हम रूम टेम्परेचर पर देखें तो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो इनर्ट गैस की तरह भी बिहेव करता है, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। इसको रिएक्ट कराने का मतलब है हमें इसको एटॉमिक हाइड्रोजन में तब्दील करना होगा, और एटॉमिक हाइड्रोजन में ये तब तब्दील होता है या तब बदलता है जहां हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर यूज करते हैं बच्चों। तो यही, यानी कि अगर हम कहा जाए कि क्या फर्क है तो आप कहेंगे फर्क सर रिएक्टिविटी का है। फर्क किसका है? रिएक्टिविटी का है। हेलोजेंस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। सो दिस इज द नॉन रिजेम्बलेंस या दिस इज द डिफरेंस। इसलिए हाइड्रोजन हेलोजन में भी शामिल नहीं हो सकता है क्योंकि रिएक्टिविटी में जमीन आसमान का फर्क है ना। तो ये जो बात मैंने लिखी आप चाहें तो लिख ही लीजिए, चलिए इसको भी ये पूरा नोट कर लीजिए, या एक काम करिए, ऐसे नोट मत करिए, हेडिंग डालेंगे नॉन रिजेम्बलेंस या डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ऐसे लिखते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग वुड बी डिफरेंस बिटवीन hydrogen and halogen. Difference between hydrogen and halogen. So this will be your heading, and under that heading please note down this reaction as well as this also. मतलब दोनों बातें लिखो, एक कॉलम बना के लिख लो। एक तरफ लिखेंगे X2 मतलब X सिंगल बॉन्ड X, एक तरफ H2 मतलब S सिंगल बॉन्ड H। हैलाइड बनाने के लिए X2 को X में कन्वर्ट होना पड़ेगा, हाइड्राइड बनाने के लिए H2 को H में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ऊपर स्पेस नहीं था तो मैंने हेडिंग नीचे लिख दी, आपको हेडिंग पहले लिखना है उसके बाद ये सब चीजें लिखना है। ओके, तो डिफरेंस में लिखना है कि reactivity of H2 is very low in comparison
in comparison to X2। वैसे इतना भी याद रखो तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी अगर इसका और डिटेल समझना है तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्यों ऐसा होता है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है किसका, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड का, दिस इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू एक सेकंड होल्ड करो। हाँ मैं थोड़ा जा रहा हूँ, होके आता हूँ थोड़ा। ठीक। इन कंपैरिजन टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हैलोजन हैलोजन सिंगल बॉन्ड। इवन ये जो किसी भी नॉन सिंगल बॉन्ड के लिए जो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है बच्चों, वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लिए ही होती है। इसको तोड़ना बहुत कठिन है ना। तो इस बात को भी हम लोग लिख सकते हैं। ये तो हो गया फैक्ट और ये हो गया उसका रीजन। तो एक लाइन यहां पर और भी लिखा जा सकता है कि बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी फॉर एनी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड is highest for HS single bond, for HS single bond। तो ये हो गया डिफरेंस। तो एक तो भाई अब तो ये स्पष्ट हो गया अब तो ये स्पष्ट हो गया बच्चों अब तो ये स्पष्ट हो गया कि एल्कली मेटल्स के साथ क्या समानता है क्या समानता नहीं है, और हेलोजेंस के साथ क्या समानता है क्या समानता नहीं है। इसके अलावा भी एक और बात है, वो भी हाइड्रोजन को इन दोनों ग्रुप से अलग करती है। तो वो बात क्या है उसको भी जाने। होता क्या है थोड़ा मैं समझाता हूं फिर उसको लिखेंगे हम लोग। होता क्या है कि जब ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ये जब H+ बनाता है, लिखना नहीं अभी बस समझ लीजिए, तो इस H+ का साइज बच्चों बहुत कम होता है। जो भी नॉर्मल एटॉमिक साइजेज या आयनिक साइजेज हैं उससे ये H+ बहुत ही छोटा है। तो उस H+ के एक्सेप्शनली छोटे साइज के चलते कभी भी H+ अकेला नहीं घूमता है, ये हमेशा किसी के साथ एसोसिएशन में रहेगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई एसिड है तो पानी में क्या करता है H+ रिलीज करता है, तो H+ अलग से नहीं टहलेगा, वो H+ क्या करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर H3O+ के फॉर्म में रहता है, कभी भी H+ अलग रह ही नहीं सकता है। तो अब चूंकि इसका साइज बहुत छोटा है, ये किसी के साथ एसोसिएट होकर ही उसको रहना है, ये फ्रीली रह ही नहीं सकता है। तो ये भी एक रीजन है कि इसको आप एल्कली मेटल्स के साथ या हेलोजेंस के साथ नहीं रख सकते, क्योंकि उनके जो भी आयंस बनते हैं उन आयंस की साइज इस साइज से सिग्निफिकेंटली लार्जर है, और उसके चलते वो फ्री अकेले रह सकते हैं। जैसे F- अकेला रह सकता है, लेकिन H+ अकेला नहीं रह सकता है, Na+ अकेला रह सकता है, H+ अकेला नहीं रह सकता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है, इसका जो साइज है और इसका जो H+ आयन का अकेला नहीं रहना है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ड्यू टू विच दिस हाइड्रोजन इज प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल। तो इस बात को भी लिखेंगे, तो भी मैं इसको रफ कर दे रहा हूं।
Okay. One more reason. One more reason of placing it separately. And the reason is H plus ion is extremely small. आयन का भी साइज भी बुक में रहता है, बट वो याद करने की चीज नहीं है, बस आप फैक्ट याद रखिए कि H प्लस आयन इज extremely small in size in comparison to normal atoms oblique ions. अच्छा, due to its size, comma, H plus does not exist freely. साथ साथ लिखते जाएंगे बच्चों, does not exist freely. And it is always associated with someone else. It is always associated with some other atoms or molecules. Some other atoms oblique molecules. तो ये भी, जबकि एल्कली मेटल्स और हेलोजन्स दोनों के ही आयंस सेपरेट रह सकते हैं, फ्रीली रह सकते हैं, उन्हें किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है। तो इसके चलते भी ये ऐसी प्रॉपर्टी रही जो इसको दोनों से अलग करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि इसको हमने ना ही एल्कली के साथ रखा, ना ही हेलोजन्स के साथ रखा। तो एक लाइन और लिख लेंगे कि ions of alkali metals या halogens can exist freely. उन्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। So this is also one of the major factor due to which हमने हाइड्रोजन को अलग प्लेस किया। So this size factor also establishes the fact that hydrogen is different from both alkali metals as well as halogens. Done. तो ये तो चलिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हो गई कि हेलोजन्स और एल्कली मेटल से कैसे अपना हाइड्रोजन अलग है ना। ये कई बार ऐसे पूछा जाता है इसी क्वेश्चन को कि व्हाट इज द एनामेलस बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दे व्हाट इज
एनोमैलस बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बिहेवियर में क्या एक असमानता है, क्या एक अजीब सी बात है ना, क्या एनोमली है? तो उसका आंसर क्या होगा? अब ये असमानता पहले जमाने में थी, अब तो कोई असमानता नहीं, अब तो क्लियर हो गया कोई एनोमली नहीं है भाई, हाइड्रोजन एकदम अलग है, उसमें कोई एनोमली नहीं है, वो उसका नेचर है, न तो वो एल्कली मेटल से मिलता है ना ही हैलोजन से मिलता है। हाँ कुछ बातें हो सकती मिल जाए तो उससे क्या मतलब है, बट शुरुआत में जब पीरियोडिक टेबल बनाने का क्रम चल रहा था तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि हाइड्रोजन को कहाँ रखें पीरियोडिक टेबल में। तो इसका आंसर अगर लिखना हो हमें, बट आज के समय में ये क्वेश्चन अब किसी इंपॉर्टेंस का नहीं रहा, क्योंकि आज के समय में तो पता चल ही गया। तो अगर कभी पूछा जाए कि व्हाट इज एनोमैलस बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन, तो आप लिख देंगे कि similarities with both group 1 and group 17, बस that's it, हो गया। तो अब हमने हाइड्रोजन के विषय में समझ लिया इसका लोकेशन अलग होना क्यों जरूरी है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं असल में वो हाइड्रोजन जो हमें नेचर में मिलता है, जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या डाई हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। सो नाउ पुट द हेडिंग डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन या H2 क्या होता है डाई हाइड्रोजन? देखो भाई, अब डाई हाइड्रोजन के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं इसके अकरन से, मिलता कहाँ है, फिर देखेंगे। या डाई हाइड्रोजन पढ़ने से पहले एक काम और कर लेते हैं, अभी इसको हटा दो, डाई हाइड्रोजन नहीं करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको भी निपटा लेते हैं, फिर डाई हाइड्रोजन पे आएंगे। हम लोग करते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। पहले आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बात पहले भी कई बार हो चुकी है क्लास में, इस बात की चर्चा पहले भी हम लोग कर चुके हैं शायद, कि आइसोटोप क्या होते हैं। तो मैं सीधा काम की बात करता हूं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स। वैसे हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कौन कौन से आइसोटोप हैं, फिर भी चलो लिख ही लेते हैं। एक होता है 1H1 जिसको कि प्रोटियम कहते हैं। दूसरा हो जाता है 1H2 जिसको ड्यूटीरियम कहते हैं। और एक हो जाता है 1H3 जिसको कि हम लोग ट्राइटियम कहते हैं। ड्यूटीरियम, प्रोटियम को जनरली एस से ही रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। प्रोटियम लिखा हो तो प्रोटियम H ही लिखा जाएगा। ड्यूटीरियम को D से लिख देते हैं और ट्राइटियम को T से लिख देते हैं। क्या फर्क है तीनों में? मेजर फर्क है साइज का फर्क है बच्चों। इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 है, इसका मास नंबर 3 है। या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का फर्क है, यहाँ कोई प्रोटॉन नहीं है, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फर्क है, यहाँ 0 न्यूट्रॉन, यहाँ 1 न्यूट्रॉन, यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन। अब जनरली जितने अभी हाइड्रोजन हमें मिलता है, अधिकतर हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन एटम होता है, दैट हाइड्रोजन एटम इज H। D बहुत कम हाइड्रोजन का परसेंटेज D का है, और ये जो ट्राइटियम है ये तो रेडियो एक्टिव है, ये तो बहुत ही ना के बराबर मिलता है। तो इन सब बातों को भी थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए कि अगर प्रोटियम की बात करें तो नो न्यूट्रॉन,
ड्यूटेरियम की बात करें तो 1 न्यूट्रॉन है, और ट्राइटियम की बात करें तो यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन्स हैं। अच्छा, ओके। जो प्रेडोमिनेंट फॉर्म है दैट इज प्रोटियम। प्रेडोमिनेंट, या आप ऐसे कह लें मोस्ट अबंडेंट, जो भी वर्ड लिखना चाहें की बात है। प्रेडोमिनेंट ऑब्लिक मोस्ट अबंडेंट फॉर्म इज प्रोटियम। प्रोटियम को ही हम लोग ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, जो भी हम पहले लिख रहे थे। तो प्रोटियम, और बगल में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, ओके। अब ये ड्यूटेरियम ट्राइटियम का क्या मतलब है? तो एक टर्म होता है बच्चों, हाइड्रोजन ड्यूट्राइड। देखो मैं लिख देता हूं। क्या होता है कि हाइड्रोजन की एक कैटेगरी है विच इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन, और उस टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन में ये ड्यूटेरियम H, जैसे हम लोग H2 लिखते हैं, H2 मॉलिक्यूल, सो दैट H2 मॉलिक्यूल इज H सिंगल बॉन्ड H, जिसको कहते हैं डाइहाइड्रोजन। ऐसे एक होता है HD। HD मीन्स H सिंगल बॉन्ड D, यानी कि एक एटम H और दूसरा एटम D। सो दिस HD इज कॉल्ड हाई डेफिनेशन। नहीं, वो वाला HD नहीं है, ये है हाइड्रोजन ड्यूट्राइड। दिस इज हाइड्रोजन ड्यूटेराइड, DEUTERID। तो हाइड्रोजन की एक स्पेशल टाइप का हाइड्रोजन, जिसको कि हम टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन कहते हैं। तो उस टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन में कुछ हिस्सा इस HD का भी रहता है। वैसे तो H2 ही रहता है, बट कुछ हिस्सा इस HD का रहता है, और इसी HD में ये D आ जाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम। सो इस बात को लिख सकते हैं हम लोग। एक तो ये हो गया कि प्रेडोमिनेंट फॉर्म हो गया अपना, जो नॉर्मल हाइड्रोजन है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन या प्रोटियम है। इस HD के बारे में भी लिख सकते हैं। तो टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन contains 0.0156% of D या ड्यूटेरियम in the form of HD, हाइड्रोजन ड्यूटेराइड। और जो अपना तीसरा है T, जिसको कि ट्राइटियम कहते हैं, वो ट्राइटियम तो बहुत ही ना के बराबर रहता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो अपने NCERT बुक में दिया हुआ, उन्होंने ऐसा लिखा है कि अगर आपको प्रोटियम के 10 to the power 18 एटम्स मिलेंगे, 10 to the power 18, यानी 1 बिलियन टाइम्स अ बिलियन। 1 बिलियन इज 10 to the power 9। तो 1 बिलियन टाइम्स अ बिलियन अगर एटम्स होंगे अपने पास प्रोटियम के, तो एक ट्राइटियम मिलेगा, एक ट्राइटियम मिलेगा। तो ये तो ना के बराबर है। इस बात को भी लिख लेते हैं ट्राइटियम के बारे में। सो थर्ड पॉइंट इज ट्राइटियम is only radioactive isotope and extremely rare, in nature, मिलता ही नहीं है। थोड़ी इसके बारे में लिख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कितनी रेयरिटी है कि 10 to the power 18 एटम्स प्रोटियम के मिलें, तब इसमें एक एटम मिलेगा हमको, मतलब जो भी हाइड्रोजन होगी
किसी भी हाइड्रोजन के सैंपल में अगर 10⁻18 एटम 1H1 के हैं तो उसमें 1 एटम ऑफ 1H3 का मिलेगा या T का मिलेगा। इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन एटम का कोई भी सैंपल लिया जाए तो इतने एटम्स पर एक एटम रहेगा ट्राइटियम का। तो अब ये बात हो गई, आइसोटोप की बात हो गई, समझ गए क्या होता है आइसोटोप। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये आइसोटोप में एक तो बात समझ गए कि भाई भिन्न क्या है, अलग अलग क्या है, तो आपने कह दिया कि सब न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। क्या कोई सिमिलैरिटी भी होती है? थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी भी होती है। क्यों? कोई भी आइसोटोप देखें, 1H1 देखें आप, 1H3 देखें, 1H2 देखें, एटॉमिक नंबर तो सबका सेम ही है, एक है। और एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन तो एटॉमिक नंबर से लिखा जाता है। मास नंबर क्या, उससे एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन को मतलब ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो रिएक्टिविटी है या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज काफी हद तक तीनों की सेम रहती हैं ड्यू टू द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ड्यू टू द सेम एटॉमिक नंबर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम ही रहती हैं। हाँ, बस क्या फर्क हो सकता है? फर्क ये हो सकता है कि कोई केमिकल रिएक्शन प्रोटियम दे और कोई केमिकल रिएक्शन ट्राइटियम दे या ड्यूटेरियम दे, तो रिएक्शन थोड़ी सी स्लो या फास्ट हो सकती है ना। मान लीजिए प्रोटियम थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव तो ज्यादा तेजी से रिएक्शन हो गई, ड्यूटेरियम थोड़ा कम रिएक्टिव, थोड़ा कम तेजी से रिएक्शन हुई, लेकिन रिएक्शन देगा, प्रोटियम देगा तो ड्यूटेरियम भी देगा, ट्राइटियम भी देगा। तो जो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। रीजन साइज का है। जो मोटे लोग होते हैं उनको चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत होता है, जो पतले दुबले पतले होते हैं तुरंत दौड़ जाते हैं। तो साइज के फर्क होने के चलते रिएक्टिविटी में थोड़ा सा फर्क आता है, बट चूंकि एटॉमिक नंबर सेम है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, तो केमिकल रिएक्शंस लगभग एक जैसी होती हैं। दूसरी बात, अब साइज के फर्क के चलते क्या होता है, जैसे हमने कहा कि भाई HH है तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो गई, बहुत कम ज्यादा हो गई। HD की बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी कुछ और होगी, DD की बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी कुछ और होगी। तो जो केमिकल रिएक्शंस लगभग एक जैसी हैं, बट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चूंकि क्या होगा कि D को D एटम में तोड़ना होगा, तो बॉन्ड एंथैल्पी इसकी अलग हो सकती है, डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी अलग हो सकती है, इसकी अलग हो सकती है। तो इसलिए रिएक्शन के रेट्स में फर्क आ सकता है। और एक बात है, चूंकि मास तो सबका अलग ही अलग है और फिजिकल प्रॉपर्टीज मास डिपेंडेंट होती हैं जनरली। केमिकल प्रॉपर्टी को ना मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी को मास से मतलब होता है, मास डिपेंडेंट होती हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट कह लें, बॉइलिंग पॉइंट कह लें, डेंसिटी कह लें, ये सब मास पर निर्भर करती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में डेफिनेटली तीनों में डिफरेंस होता है। तो इस बात को भी लिख लिया जाए कि दो बातें लिखेंगे, एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज और एक फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। तीनों आइसोटोप्स के बारे में लिखेंगे। तो बच्चों में कैसे लिखवाऊं, ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल थ्री कॉमा almost same chemical properties due to same atomic number या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Due to difference in bond association energy, comma, rate of reactions
rate of reactions may vary. तो ये तो बात हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज की, ये बात इसकी हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो बहुत आसान, फिजिकल प्रॉपर्टीज मास डिपेंडेंट होती हैं, तीनों का मास एकदम अलग अलग, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई समानता नहीं। तो ऐसे लिखेंगे कि ड्यू टू sufficient mass difference या considerable mass difference among three physical properties for them are different. हाइड्रोजन के आइसोटोप हो गए। अब शुरुआत किया जाए डाई हाइड्रोजन से। वैसे तो अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग सीधे केमिकल रिएक्शन से ही स्टार्ट कर सकते हैं, बट फिर भी चलो क्यों दो लाइन छोड़ी जाएं, उसको भी लिखी लो। देखो बच्चों, एक बात याद रखो, आप चाहे जितने तेज हों चाहे जो हों, एनसीईआरटी की बुक केमिस्ट्री की लाइन बाय लाइन याद रहना ही चाहिए। मतलब उसमें कोई भी ऐसी बात ना हो जो छूट जाए तुमसे, चाहे आप जिस बैच के भी हों, चाहे आप नीट के हों या जेई के हों, एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई हर लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन लाइन के पीछे से भी आ सकता है, तुम्हें लाइन दिख रही लेकिन उस लाइन के पीछे की बात क्या, उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले तो लाइन ही याद रहे, तब ना लाइन के पीछे के बारे में चर्चा होगी। मतलब समथिंग विच इज इनविजिबल इन द पैराग्राफ बट रिलेटेड टू दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं असल में जो पढ़ना है हमें। अभी तक की बातों में कोई भी ऐसी बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें डेफिनेटली कुछ तो थी ही, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग रिएक्शंस में आएंगे बच्चों। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन या H2। लेट्स स्टार्ट डाई हाइड्रोजन या H2। अपने यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अगर कोई एलिमेंट है तो हाइड्रोजन ही है बच्चों। ऑलमोस्ट 2/3 हिस्सा अपने यूनिवर्स का हाइड्रोजन से बना हुआ है। इवन जो सोलर एटमॉस्फेयर है उसका भी प्रिंसिपल एलिमेंट हाइड्रोजन है। अपने एटमॉस्फेयर में जरूरी हाइड्रोजन बहुत कम है, तो उसका रीजन है कि बहुत हल्की है, टिक नहीं पाती है नाइट्रोजन के आगे। तो हाइड्रोजन अपने एटमॉस्फेयर में तो बहुत ही कम है, 0.15% के आसपास है। लेकिन एटमॉस्फेयर में भले ही कम है, लेकिन जो अर्थ क्रस्ट है या जो सी है, तो सी में तो पानी रहता है, तो पानी रहता है तो पानी के 2 कंपोनेंट होते हैं बच्चों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो जितने भी अपने सागर महासागर हैं सब में हाइड्रोजन ही है। मतलब जो भी वाटर है वो हाइड्रोजन से ही मिलके बना है। तो अर्थ क्रस्ट और जो अपने सी हैं उनमें हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में रहता है। मतलब कंबाइंड फॉर्म में जैसे पानी है तो ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन में है, अर्थ क्रस्ट है तो सी में किसी मिनरल के साथ कॉम्बिनेशन में है। तो वो सब मिलाकर लगभग 15% के आसपास अपना अर्थ क्रस्ट और जो ओशियन है उसमें हाइड्रोजन का कंटेंट ऑलमोस्ट 15% है। ठीक, तो बस इतनी सी बातें याद रख लेनी है। पहली बात क्या याद रखनी है, पॉइंट बाय पॉइंट। एक सेकंड रुक जाओ, कोई आया है, बंद कर ले वो, तब मैं स्टार्ट करूं। ओके,
सो पहला पॉइंट जो अपने को याद रखना है वो ये है कि डाइहाइड्रोजन is the most abundant dihydrogen is the most abundant element in universe. Means almost 70% of total mass of universe. Now come to the second point. सोलर एटमॉस्फेयर यानी कि जो सूर्य के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है, कॉमा प्लैनेट्स जो बड़े प्लैनेट्स हैं, जुपिटर एंड सैटर्न, तीन चीजें, सूरज का एटमॉस्फेयर, सूर्य का एटमॉस्फेयर और ये जुपिटर और सैटर्न, इसमें भी मोस्ट कंटेंट जो है वो हाइड्रोजन का ही है ना। सो कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन। ये दूसरी बात आपको याद रखनी है। अब तीसरी बात अपनी पृथ्वी के बारे में क्या याद रखना है। अर्थ एटमॉस्फेयर में ये ऐसे लिखते हैं, कंटेंट ऑफ डाइहाइड्रोजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर, so that is almost 0.15% by mass. चौथी बात याद रखनी है, कंटेंट ऑफ डाइहाइड्रोजन इन अर्थ क्रस्ट oblique oceans, so that is almost, वो भी लगभग 15% याद रखोगे तो चलेगा, जैसे 15.4%, 15.4% है, बट ये कंबाइंड फॉर्म में है, ये H2 अलग से नहीं रहता है, किसी के साथ मिल के रहेगा, है ना। तो दिस इज इन कंबाइंड फॉर्म। ये हो गया। अब अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन रहता है, ओशन में तो रहता ही रहता है। उसके अलावा भी जो प्लांट टिश्यूज होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके जो टिश्यूज होते हैं, हमारे अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं, उन सब में भी हाइड्रोजन रहता है ना। बट ये चार बातें इंपॉर्टेंट हैं। कंटेंट ऑफ हाइड्रोजन इन अर्थ क्रस्ट ऑब्लिक ओशंस, इट इज ऑलमोस्ट 15.4%। इसके अलावा भी, जैसे एक तो अर्थ में एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन का रिसोर्स हो गया, एक अर्थ क्रस्ट से भी हम लोग हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, ओशियन से भी निकाल सकते हैं, बट उसमें कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। इसके अलावा हाइड्रोजन के मिलने की और सारी जगह हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं कि एक लाइन और भी लिखी लो कि इट ऑल्सो occurs
in plants oblique animals tissues, comma hydrocarbons जो भी बच्चों फॉसिल फ्यूल्स रहते हैं वो सब हाइड्रोकार्बन्स ही रहते हैं, तो वो भी है तो अर्थ क्रस्ट से ही निकला है। हाइड्रोकार्बन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एटसेट्रा। बस इतना काफी है। तो ये जो डाई हाइड्रोजन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो 5 पॉइंट्स हैं, these 5 points will come under the heading occurrence। तो डाई हाइड्रोजन के नीचे एक और मुझे हेडिंग लिखनी चाहिए थी, which I unfortunately forgot, and that point is occurrence। यानी कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितना कितना हमें मिलता है ये डाई हाइड्रोजन। तो ये इन 5 पॉइंट्स में ये बातें स्पष्ट करेंगी। ओके, अकरेंस भी हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं डाई हाइड्रोजन के प्रिपरेशन की तरफ। फिर पढ़ेंगे इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और फिर पढ़ेंगे इसके यूज। तो डाई हाइड्रोजन हो जाएगा दी एंड। बना कैसे, फिर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और देन यूज। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में कोई भी कंपाउंड हो तो उसमें क्या क्या पढ़ा जाता है? सबसे पहले पढ़ा जाता है वो मिलता कहाँ है, फिर पढ़ा जाता है कि उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपरेशन कैसे होगी, फिर पढ़ेंगे कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और फिर पढ़ेंगे उसके यूज क्या है। इस बुक में जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर है, जितने भी कंपाउंड्स होंगे, सब में ये चीजें हमें पढ़नी है। अकरेंस, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, फिजिकल, केमिकल और फिर उसके यूज। तो हाइड्रोजन के बारे में भी वही ट्रेंड फॉलो करेंगे। सो नाउ पुट द हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन या प्रिपरेशन मेथड्स। केवल इतना लिखो काफी है। प्रिपरेशन मेथड्स। देखो भाई, डाई हाइड्रोजन के प्रिपरेशन मेथड्स। तो एक एक करके हम लोग प्रिपरेशन मेथड्स करेंगे। तो जो पहला प्रिपरेशन मेथड है दैट इज द लेबोरेटरी मेथड। तो डाई हाइड्रोजन को बनाने का लेबोरेटरी मेथड क्या है, देखिए। फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड इज लेबोरेटरी मेथड। कैसे बनती है लैब में हाइड्रोजन? तो लैब में हाइड्रोजन बनती है, जनरली क्या करते हैं कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं, जिसको कि हम लोग ग्रेनुलेटेड जिंक भी, ग्रेन्यूल्स का मतलब हो गया छोटे छोटे पीसेस। तो अभी लिखना नहीं है रिएक्शन। तो जिंक की रिएक्शन क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ कराते हैं। तो जिंक जब डाइल्यूट HCl के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये 2HCl लिखेंगे और ये जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका H हाइड्रोजन के फॉर्म में सेपरेट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस अपने को मिल जाती है। एक और मेथड है, लेबोरेटरी मेथड ही है, अभी ये लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगा इसको। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि एक तो ये हो गया जब आपने जिंक को एसिड के साथ रिएक्ट किया, एक बार इसी जिंक को बेस के साथ रिएक्ट करवा के भी हम लोग हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं। कैसे? जिंक की रिएक्शन आप क्या करिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH से करवाइए, यानी एल्कली से करवाइए या बेस से करवाइए। तो क्या मिलेगा?
तो भी बच्चों हाइड्रोजन गैस हम बना पाते हैं। और वो हाइड्रोजन गैस बनती है तो साथ ही साथ क्या बन जाता है, सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है। यहां वर्टिकल एरो मत लगाइए, क्योंकि वर्टिकल एरो का मतलब है कि गैस आपके पास रुकी नहीं, गैस उड़ गई, आपको गैस को पकड़ना है, तो यहां पे वर्टिकल एरो ना लगाइए। ठीक। सो लेबोरेटरी मेथड में 2 मेथड्स हैं। दिस इज योर मेथड 1। अब नोट करेंगे, दिस इज योर मेथड 1 एंड दिस इज योर मेथड 2। ठीक, तो ये हो गया आपका लेबोरेटरी मेथड। दोनों ही केसेस में हमने हाइड्रोजन गैस निकाल ली। अब बच्चों लेबोरेटरी मेथड में जब हम कोई भी प्रिपरेशन करते हैं तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं होती है ना, मतलब उतना ही काम, बस ये चेक करने के लिए कि हाँ चलो लैब में आसानी से बना पा रहे हैं कि नहीं, तो लैब में जो केमिकल्स या जो भी सब्सटेंस अवेलेबल रहते हैं उनको यूज करके थोड़ा सी मात्रा तैयार कर दी तो ठीक है, बन गया हाइड्रोजन। लेकिन जब उसको इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाया जाता है, कॉमर्शियल स्केल पे बनाना रहता है, तो जो लेबोरेटरी मेथड होते हैं कई बार वो किसी काम के नहीं होते। रीजन क्या है, इंडस्ट्रियल स्केल में हमें एक तो अमाउंट ज्यादा तैयार करना रहता है और साथ साथ इकोनॉमी का भी ध्यान रखना रहेगा। अब जैसे लेबोरेटरी मेथड है तो 2 मेथड आपने देखे, तो एक बार आपको HCl चाहिए, जिंक चाहिए, तब आप हाइड्रोजन बनाएंगे। फिर लेबोरेटरी मेथड में ये जिंक Cl2 जो मिला, इसका क्या करना है, इसकी चिंता नहीं, बर्बाद होता है तो होता रहे। लेकिन जब भी कॉमर्शियल स्केल पर कोई चीज बनाई जाएगी तो कुछ भी बर्बाद भी नहीं होना चाहिए, है ना। जो प्रोडक्ट है उसको भी हम लोग रिसाइकिल करके कुछ और उसका यूज करें। तो लेबोरेटरी मेथड हमेशा बच्चों अलग ही रहते हैं और कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल मेथड्स हमेशा अलग रहते हैं। तो देखें, दिस वाज द लेबोरेटरी मेथड। रिएक्शन ही काफी है। वैसे वर्ड्स में लिखना हो तो वर्ड्स में लिख देंगे, मेथड 1 में लिख लेंगे। मेथड 1 में आप लिख सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट HCl। और मेथड 2 में लिख लीजिए रिएक्शन ऑफ जिंक with aqueous solution of alkali, या केवल aqueous alkali भी लिख सकते हैं। एल्कली या बेस एक ही बात है। तो एक मेथड हो गया एसिड को यूज करके, एक मेथड हो गया बेस को यूज करके। चलो आगे बढ़ो। अब आता है अपना सेकेंड मेथड बच्चों, विच इज इंडस्ट्रियल मेथड और कॉमर्शियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड भी कह सकते हैं इसको, या कॉमर्शियल मेथड भी कह सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल मेथड क्या होते हैं, कॉमर्शियल मेथड क्या होता है, देखो भाई। अब इंडस्ट्री में हाइड्रोजन बनाने के कई तरीके हैं बच्चों, केवल एक नहीं। तो मैं सारे तरीके एक एक करके आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हाइड्रोजन गैस जो है, अगर वो ठीक से हम पर्याप्त मात्रा में बना पाए तो हमारा जो एनर्जी का डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल पर, वो डिपेंडेंस बच्चों हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। बट अभी तक उतना कॉमर्शियली वायबल वैसा जितना भी हम बना पाते हैं हाइड्रोजन, वो सफिशिएंट नहीं है अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। तो कंटिन्यूअस इस बारे में रिसर्च जारी है, आगे देखेंगे हम लोग। तो इंडस्ट्रियल मेथड में कई सारे मेथड्स हैं अलग अलग, एक एक करके पढ़ते हैं। सो दिस इज द मेथड 1।
तो सबसे पहला मेथड, सबसे सस्ता मेथड है ना, यहाँ सस्ता महंगा भी इंपॉर्टेंस रखता है इंडस्ट्रियल की जब बात करते हैं। तो पहला मेथड क्या है कि अपना जो पानी होता है वाटर, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर ही हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। बट उस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करना पड़ता है तब वो, अब जैसे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि वो एक अलग ही प्रोसेस है, बट मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताऊंगा उसका डिजाइन तो आप समझ पाएंगे। सो मेथड 1 में क्या होता है, लिखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ acidified water using platinum electrode, जब बच्चों आप क्लास 12th में पढ़ते हैं तो 12th में फिजिकल केमिस्ट्री का, 12th क्या पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का ही सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस इलेक्ट्रोलिसिस को। कठिन नहीं है, मतलब ऐसा लोग मानते हैं, आपके लिए बहुत आसानी है सब चैप्टर्स की तरह। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस होता है एसिडिफाइड वाटर का। एसिडिफाइड वाटर मतलब कि पानी में बहुत हल्का सा एसिड की मात्रा रहती है। थोड़ा सा मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस समझाता हूँ जो क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आगे के लिए भी आपके लिए आसानी रहेगी। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि एक सिंपल सा एक बर्तन रहता है या कंटेनर कह लो अंग्रेजी में। तो उस कंटेनर में इस तरह का अरेंजमेंट रहता है कि एक सॉल्यूशन भरा रहता है और उस कंटेनर में क्या होता है कि 2 रॉड्स रहती हैं, जनरली मेटेलिक रॉड्स रहती हैं। 2 रॉड्स आर प्लेस्ड। उन रॉड्स का काम क्या है, देखो बताते हैं उन रॉड्स का काम क्या है। तो ये 2 मेटेलिक रॉड्स हो गई, यही बच्चों इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। और क्या होता है कि इन इलेक्ट्रोड्स या इन मेटेलिक रॉड्स को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, इस वायर से कनेक्ट कर दिए। और वायर से कनेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसके बीच में एक बैटरी लगा देते हैं और इस कंटेनर में क्या किए, पानी भर दिए, या पानी क्या कोई भी सॉल्यूशन जिसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। अलग अलग सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस होता है और इन मेटेलिक रॉड्स का कुछ हिस्सा इस सॉल्यूशन में डूबा हुआ रहे, ये भी ध्यान रखना है, तभी तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ये जो मेटेलिक रॉड्स हैं इसका कुछ पोर्शन इस सॉल्यूशन में सबमर्ज्ड रहता है। तो होता क्या है कि जैसे आप बैटरी ऑन करते हैं, जैसे आप पावर सप्लाई ऑन करते हैं, तो एक आपका जो मेटेलिक रॉड है वो एक टर्मिनल से जोड़ा जाता है, दूसरा दूसरे टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो इस सॉल्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है। या आप इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए ये आपके 2 वाहक हैं मेटेलिक रॉड्स, इन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो फिर उस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के चलते कुछ कुछ इस सॉल्यूशन में रिएक्शंस होती हैं। कुछ रिएक्शंस होती हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का मतलब क्या है, एक साइड से इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक साइड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। देखो होगा क्या, जरा समझ लीजिए। जैसे मान लो इस तरह से है, अगर इस तरह से है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी का ये डायरेक्शन है, करंट का ये डायरेक्शन है। तो करंट का डायरेक्शन मतलब चार्ज का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज यहां से इस साइड जा रहा है, राइट साइड की तरफ जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का उल्टा होता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इस तरफ। अगर हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन यानी इस साइड के इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हो रहे हैं,
ऐसे समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन इस साइड के ऐसे, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। तो जाएंगे कैसे? यहां कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हो, तभी ना ये सामने वाले के पास जाएंगे। और यहां कुछ ऐसी व्यवस्था हो, यानी इस इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द जो भी मटेरियल है या जो भी सॉल्यूशन है, वहां इस तरह की रिएक्शन चल रही हो कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने लायक हो। बात समझे कि नहीं? क्या हो रहा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और इस तरफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहे हैं। भाई करंट इस साइड जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझो बच्चों, बहुत आसान चीजें हैं, एक बार दिमाग में समझ में आ जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं, स्पॉन्टेनियसली चीजें याद हो जाती। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, यानी कि इस इलेक्ट्रोड के आसपास जो भी आपका सॉल्यूशन है वहां इस तरह की रिएक्शंस होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होता हो, और इस इलेक्ट्रोड के आसपास जो भी रिएक्शंस, जो भी सॉल्यूशन है, वो इस तरह होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या हो, वो एक्सेप्ट करता हो। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसे हम बोलते हैं एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है उसे बोलते हैं कैथोड। जनरली एनोड बनाते हैं इस तरफ, मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया, सही कर देता हूं मैं। एक सेकेंड, बैटरी में ही थोड़ा चेंज कर देंगे तो ज्यादा रफ करने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं थोड़ा बैटरी में परिवर्तन कर दे रहा हूं, ठीक। बैटरी में क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। अब ठीक है। जनरली होता क्या है कि लेफ्ट साइड का जो इलेक्ट्रोड होता है, जो लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड होता है, उस इलेक्ट्रोड को बच्चों बोला जाता है एनोड, और जो राइट साइड का होता है उसको बोलते हैं कैथोड। कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर होता है रिडक्शन, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। लेकिन ये जरूरी नहीं है, आप एनोड इस साइड भी बना सकते थे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हाँ, लेकिन इस पे ऑक्सीडेशन हो, इस पे रिडक्शन हो, ये जरूरी है। तो देखो फिर से एक बार समझाता हूं मैं आपको। करंट का ये डायरेक्शन हुआ, चार्ज का ये डायरेक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन का ये डायरेक्शन हुआ। तो इस साइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने चाहिए और इस साइड इलेक्ट्रॉन रिलीज होने चाहिए। तो रिडक्शन का मतलब ही है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन का मतलब ही है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। होता है कि नहीं होता है बच्चों? ये तो बेसिक थ्योरी है। तो यही इलेक्ट्रोलिसिस होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के चलते इस सॉल्यूशन में कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस होने लगती हैं, उसे ही हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो कितने तरह की रिएक्शंस होंगी बच्चों? दो तरह की। एक रिएक्शन ऐसी होगी जो कैथोड पर हो रही होगी या कैथोड के आसपास के सॉल्यूशन में घट रही होगी। उस रिएक्शन में क्या रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा होगा, ताकि कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन आए वो वहां पे एब्जॉर्ब हो जाए। और जो एनोड के आसपास रिएक्शंस हो रही होंगी वो कैसी हो रही होंगी? वो ऐसी हो रही होंगी कि उनमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे होंगे। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है और एनोड से रिलीज होता है, यानी एनोड का इलेक्ट्रॉन कैथोड में जाता है। और ये होता है क्यों? ये होता है ड्यू टू दिस करंट फ्लो। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अच्छा, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में 2 लाइन लिख लें तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? थोड़ा सा लिख लो बच्चों। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है थोड़ा सा लिख लेते हैं, बार बार इलेक्ट्रोलिसिस आएगा, उतना नहीं समझना है हमें, बस थोड़ा सा जान लो। तो इलेक्ट्रोलिसिस में लिखो कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू करंट फ्लो via 2 electrodes
बाय टू इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स कुछ नहीं है, मेटेलिक रॉड्स होती हैं। मेटेलिक रॉड्स होती हैं, किसी भी मेटल की आप बना सकते हैं। बाय टू इलेक्ट्रोड्स, उसमें एक हो जाता है कैथोड, ये ऐसा कर लेते हैं, एक हो जाता है कैथोड इलेक्ट्रोड और एक हो जाता है एनोड इलेक्ट्रोड। बहुत आसान है बच्चों, है ना। तो कैथोड इलेक्ट्रोड पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होता है, या इसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में कहें तो कहेंगे कि ये रिएक्शन होती है रिडक्शन। एनोड इलेक्ट्रोड पर क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जाते हैं। केमिकली बोला जाए तो बोलेंगे दिस इज द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। सो दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चूंकि अब हमें थोड़ा इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में समझना है तो थोड़ा जान तो लें कि इलेक्ट्रोलिसिस हो क्या रही है। तो कैथोड पर हमेशा याद रखेंगे रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन, बस हो गया। रिएक्शन कहां होगी? रिएक्शन इस सॉल्यूशन में होगी। अच्छा देखो, वाटर का, एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस समझते हैं क्या होता है, समझिए जरा ध्यान से। कंप्लीट हो गया, इसको रफ कर दें। ठीक है, लिखो, जल्दी लिखो। एक्चुअली सेल्स ना बच्चों दो तरह की होती है। एक सेल ऐसी होती है जिसमें आप पहले इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, उसके चलते केमिकल रिएक्शन होती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक और दूसरे तरह की सेल होती है, उसमें क्या होता है कि इसमें केमिकल रिएक्शन होती है, उसके चलते इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और उस इलेक्ट्रॉन फ्लो के चलते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसे बोलते हैं गैल्वानिक सेल। जैसे आपकी बैटरी है, आप अपनी घड़ी में, दीवाल घड़ी में बैटरी डालते हैं, बैटरी काम करने लगती है, सॉरी घड़ी काम करने लगती है। उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि आप उसको पावर पॉइंट से कनेक्ट किए हुए हैं, तो उस बैटरी के चलते ना घड़ी आपकी काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैटरी को एनर्जी मिली, सॉरी आपकी घड़ी को एनर्जी मिली, तभी तो घड़ी जीवित हुई, तभी तो चली। तो एनर्जी कहां से मिली? वो मिली आपकी बैटरी से। तो बैटरी में एनर्जी जनरेशन का सोर्स क्या है? तो बैटरी में जो उस कंटेनर, बैटरी के कंटेनर में जो फ्लूइड भरा रहता है, जो सॉलिडिफाइड फॉर्म में रहता है, उसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है, उसके चलते इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और उसके चलते करंट आता है, और उसके चलते फिर आपके जो भी इक्विपमेंट्स आप बैटरी में लगाते हैं वो काम करने लगते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस इज अ वर्ड स्ट्रिक्टली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है। गैल्वानिक सेल में क्या होता है? गैल्वानिक सेल में केमिकल रिएक्शन के चलते करंट फ्लो होता है। ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो उसमें लिखें केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मतलब जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ड्यू टू करंट फ्लो। दूसरा होता है बच्चों आपका गैल्वानिक सेल। जैसे कि तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो उसमें क्या लिखोगे? उसमें लिखोगे करंट फ्लो। करंट फ्लो मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो, एक ही बात है। करंट फ्लो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन या ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस।
ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विच इज इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस का जो जनरल केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है वो भी समझ ही लो, फिर हाइड्रोजन पर आते हैं वापस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस में केमिकल रिएक्शंस किस तरह से इन्वॉल्व होती हैं इस बात को भी देख लेते हैं। तो लिखा मैंने रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस। देखो क्या होता क्या है, जनरल एक फॉर्म बता रहे हैं, थोड़ा बहुत डेविएशन हो सकता है ना। एक ऑलमोस्ट आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, 19-20 कहीं कहीं हो सकता है, जैसे अभी हम लोग करेंगे तो समझ आएगा, बट मेन जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो सेम रहता है। तो जनरल रिएक्शन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोलिसिस की अगर बात करते हैं हम लोग, तो स्टार्ट करते हैं एनोड से, फिर करेंगे कैथोड। तो एनोड पर क्या होता है बच्चों कि जैसे हमने कहा कि कोई एलिमेंट है ए, ये ए क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा। तो मान लेते हैं इसने एन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, तो ए एन प्लस बना दिया। कैथोड पे क्या होगा, एक एलिमेंट है बी, अब एनोड जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है कैथोड पे वही तो एक्सेप्ट होते हैं। तो इसने क्या किया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पी लिए, तो उसने क्या कर दिया, इसने बना दिया बी एन माइनस। हो गया बस, ए सॉलिड बी सॉलिड। ध्यान से समझो, ये सॉलिड रिप्रेजेंट करता है, या ये सॉलिड भी लिखना जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ये रिएक्शन क्या हुई, ये रिएक्शन हुई ऑक्सीडेशन, या इसको पूरा नाम दें तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या हुई, ये रिएक्शन हुई रिडक्शन, पूरा नाम रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन क्यों बोले भाई, हाफ रिएक्शन इसलिए बोले कि सेल में ये दोनों ही घटनाएं एक साथ घटती हैं। तो जो सेल की ओवरऑल रिएक्शन होगी वो कैसे मिलेगी, इन दोनों को ऐड करो। तो जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो क्या हुआ भाई, ए बी ऐड हो गए, आमने सामने के इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, सामने बच गया ए एन प्लस और बी एन माइनस। तो ये जो रिएक्शन लिखी, ये रिएक्शन को नाम देते हो सेल रिएक्शन। दिस इज योर सेल रिएक्शन, जो कि आपकी गैल्वानिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होती है। तो सेल रिएक्शन के दो हिस्से, एक हो गया कैथोड वाला जिसको कि कहोगे, क्या कहोगे, रिडक्शन। दूसरा हो गया एनोड वाला, उसको क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन। दोनों रिएक्शंस को ऐड करो, पहले और दूसरे को, तो क्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा सेल रिएक्शन। तो ये पूरा प्रोसेस ही इलेक्ट्रोलिसिस है। ठीक है, तो जो आपको सेल का रिएक्शन दिखता है दरअसल वो दो से मिलके बना है, ऑक्सीडेशन से और रिडक्शन से। चलो बात समझ आ गई, हम वापस से रुख करते हैं अपने हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन पर देखें क्या पढ़ना है हमें। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स गिव्स हाइड्रोजन। देखो कैसे मिलता है। नाउ बैक टू पवेलियन, बैक टू हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात हो रही थी। अब बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस उतना, जैसे ये तो मैंने तुम्हें बताया, ये तो एक जनरल बात हो गई क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, बट इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। चलो छोड़ो उसको, अभी उतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते हैं। आप बस इतना जान लीजिए, क्योंकि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो वाटर एनोड पर कैसा रिएक्शन देगा और कैथोड पर कैसा रिएक्शन देगा, इतनी बात तो जाननी जरूरी है ना।
तो देखो कैसे लिखना होगा हमें। आप वाटर का ऑक्सीडेशन और वाटर का रिडक्शन दोनों ही बातें याद रखिए। तो अगर मैं कहूं, फिर उसके बाद आते हैं अपने हाइड्रोजन पर। रिडक्शन ऑफ लिक्विड H2O एक बात। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी चाहिए बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ लिक्विड H2O, दिस इज अनदर थिंग। तो जब रिडक्शन होगा तो हमने समझा कि भाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, कैथोड पर रिएक्शन होनी है, तो ये रिएक्शन ऐसी होती है। ध्यान से देखो, वाटर क्या करता है, जो लिक्विड वाटर है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस बनाता है और OH माइनस दे देता है, एक्वस। देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टेंस भी हो गया। तो ध्यान अच्छे से तुम्हें यह रखना है कि जब वाटर का रिडक्शन होता है तो बच्चों हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और इसी वाटर का जब ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ये वाटर जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने लगे तब की रिएक्शन क्या होती है, तब यही रिएक्शन हमारी इस तरह से नजर आती है। यानी तब जो गैस रिलीज होती है दैट इज ऑक्सीजन गैस या डाई ऑक्सीजन गैस टू बी प्रिसाइज। तो कहीं कोई पूछे भैया बताओ वाटर के रिडक्शन से क्या मिलता है, तो आप कहेंगे सर हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। कोई पूछे भैया बताइए वाटर के ऑक्सीडेशन से क्या प्राप्त करोगे, तो कहेंगे सर हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है ना। तो अगर वाटर का ही इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, मतलब वाटर का ही रिडक्शन हो रहा है, वाटर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमें ऑक्सीजन गैस भी मिल जाएगी और हाइड्रोजन गैस भी मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं। तो जैसे अगर हम कहें कि भैया ये हमारी पहली रिएक्शन है, ये हमारी दूसरी रिएक्शन है, तो पहली दूसरी को ऐड कर दो, लेकिन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन फंस जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल होने चाहिए फाइनल जो सेल रिएक्शन आता है। तो कैसे कैंसलेशन होगा जरा देखो ध्यान से। हम क्या करते हैं, हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करवाने के लिए पहली रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी रिएक्शन को उसमें जोड़ देते हैं। तो पहली में 2 से मल्टीप्लाई किए, दूसरी को ऐड कर दिए, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ 4 आमने सामने से मामला समाप्त। पहली में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 H2O दिख रहा है, यहाँ 2 H2O ही है। So in total we are having 6 mole of H2O. यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन will get cancelled। सामने क्या आएगा बच्चों, सामने आएगा 2H2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, नीचे वाले का O2। फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4OH माइनस एक्वस, और इसको तो एज इट इज ऐड कर दिए तो 4H प्लस एक्वस। ये दोनों मिलकर, ये क्या है, एक्वस H प्लस है, एक्वस OH माइनस है, तो ये दोनों मिलकर H2O बना लेंगे। सो दिस इज अगेन 4 मोल्स ऑफ H2O लिक्विड। अब इस साइड 6 मोल है, इस साइड 4 मोल्स हैं, तो द नेट सेल रिएक्शन वुड बी 2H2O liquid. This will give you hydrogen gas as well as oxygen gas. This is your final cell reaction. ये हो गई final reaction for electrolysis. Reduction of H2O क्या हम याद रखेंगे, हम रखेंगे याद कि दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ
dihydrogen gas. An oxidation of H2O means the formation of dioxygen gas, है ना? फिर this you will say that this reaction is, ये रिएक्शन क्या हो गई? हम कहेंगे ये अपनी रिएक्शन है, रिडक्शन है, मतलब ये कैथोड हाफ सेल है. दिस इज कैथोड हाफ सेल रिएक्शन. इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे कि ये अपना एनोड हाफ सेल रिएक्शन है. दिस इज एनोड हाफ सेल रिएक्शन. कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, एनोड हाफ सेल रिएक्शन. और ये हो गया सेल रिएक्शन. ये हो गया अपना सेल रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन. तो यही रिएक्शन आपकी बुक में दी है कि 2H2O लिक्विड गिव्स 2H2 प्लस O2. बट ये प्रकट कहाँ से हुई? इतना तामझाम था तभी आया. ठीक है, लिख डालो. दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड. अब बताइए, पानी से सस्ता कुछ है? कुछ नहीं. पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करा दिए. हाँ, पानी के इलेक्ट्रोलिसिस में भी प्लेटिनम की रॉड लग रही, वो तो ध्यान रखना पड़ेगा ना. उसका इलेक्ट्रोड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रहेगा तब ना. अब कोई पूछ दे कि भैया प्लेटिनम ही का है, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कैन एब्जॉर्ब हाइड्रोजन गैस. देखो होगा क्या, जब कैथोड पे रिएक्शन हो गई तो कैथोड पे क्या हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है. तो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है, अगर वो चली गई वातावरण में तो किसी काम के नहीं रहे. तो वो जो प्लेटिनम मटेरियल होता है वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो हाइड्रोजन उसमें संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, जिसको कि हम लोग बाद में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. इसलिए प्लेटिनम का हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं.